नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। आज फिक्र में बात पाकिस्तान की होगी। शहबाज शरीफ ने बताया है कि किसी देश से कर्ज लेना हो तो आपको उसके सामने कैसे पेश आना चाहिए। लोग मजे ले रहे हैं, ये कह रहे हैं कि क्या शहबाज ने भीख मांगने का तरीका बताया है। बात चीन और बांग्लादेश में हुए एक समझौते की होगी। ये डील भारत से न सिर्फ धोखा है बल्कि खतरे की तरह भी है, क्योंकि चीन ढाका में अब ड्रोन फैक्ट्री लगाएगा, वहां आत्मघाती ड्रोन तैयार करेगा। आपको शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का सीएम योगी को ओपन चैलेंज सुनवाएंगे, जिसमें दोनों के बीच का टकराव असली हिंदू बनाम नकली हिंदू तक जा पहुंचा है। एक ट्रेंडिंग सवाल महाराष्ट्र से, अजित पवार के निधन के बाद एनसीपी का क्या होगा? क्या एनसीपी का विलय होगा? क्या शरद पवार बीजेपी के साथ जाएंगे? क्या अजित पवार की पत्नी डिप्टी सीएम बनेंगी? इन सियासी कयासों को समझेंगे, लेकिन पहले ट्रंप की सीक्रेट लिस्ट जान लेते हैं। ईरान में कहां-कहां हमले होंगे इस लिस्ट से पता चल चुका है। एक लाइन में कहें तो अब दूर नहीं है वॉर। ट्रंप करेंगे खामेनेई का न्यूक्लियर शिकार। आज फिक्र की शुरुआत पश्चिम एशिया को हिला देने वाली खबर से। अगले कुछ घंटों में बहुत बड़ा धमाका हो सकता है। वॉशिंगटन से ऐसी खबर आई है जिससे दुनिया सन्न है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ईरान का सर्वनाश कर देंगे डोनाल्ड ट्रंप? कल ट्रंप ने ईरान पर हमले से पहले कैबिनेट की मीटिंग की है। यह इस वर्ष की पहली कैबिनेट बैठक थी। दावा किया जा रहा है कि इस मीटिंग में ईरान पर हमले को लेकर कैबिनेट की मोहर लग गई है। इस बार ट्रंप के तेवरों से लग रहा है कि अगले कुछ घंटों में ईरान पर अमेरिका से बहुत बड़ी खबर आ सकती है। दूसरी तरफ यह भी रिपोर्ट है कि पेंटागन ने अमेरिका को डिटेल में रिपोर्ट सौंप दी है। आखिर ईरान पर कैसे हमला किया जा सकता है? रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ट्रंप ने ईरान पर हमले का टारगेट फिक्स कर लिया है। ट्रंप ईरान का न्यूक्लियर शिकार करना चाहते हैं और उनके टारगेट पर ईरान के परमाणु ठिकाने हैं। पिछले वर्ष अमेरिका ने ईरान में घुसकर फोर्दो, नतांज और इस्फहान न्यूक्लियर साइट्स पर हमले किए थे। 2025 में अमेरिका ने इन न्यूक्लियर ठिकानों पर 13 हजार किलो के 14 बंकर बस्टर बॉम्ब बरसाए थे। क्या इस बार पिछले वर्ष से भी बड़ा हमला होगा? पिछले वर्ष अमेरिका ने सबसे शक्तिशाली B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल किया। इससे परमाणु बम भी गिराया जा सकता है। लेकिन क्या इस बार ट्रंप इससे भी बड़ी हवाई ताकत का इस्तेमाल करेंगे? पिछले वर्ष अमेरिका ने टॉमाहॉक क्रूज मिसाइलों से हमला किया था। क्या इस बार और भी घातक मिसाइल से प्रहार होगा? पिछले वर्ष अमेरिका ने कुछ मिसाइलें सबमरीन से भी दागी थी, लेकिन इस बार तो ट्रंप ने ईरान के पास सबसे शक्तिशाली यूएसएस अब्राहम लिंकन को ही उतार दिया है। इसे तो सैनिकों का चलता फिरता शहर कहा जाता है। ट्रंप ने पिछले वर्ष दावा किया था कि उन्होंने ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बहुत पीछे धकेल दिया है। क्या इस बार डोनाल्ड ट्रंप ईरान की संपूर्ण परमाणु शक्ति छीन लेना चाहते हैं? रिपोर्ट्स में यही दावा किया जा रहा है कि ईरान पर अमेरिका का पहला अटैक उसके न्यूक्लियर ठिकानों पर होगा। इसे लेकर ईरान में भी जबरदस्त हलचल है। अब सुनिए एक और चौंकाने वाली खबर। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने ईरान के पास ऑपरेट कर रहे दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन का ट्रांसपॉन्डर बंद कर दिया है। ऐसा आमतौर पर नहीं होता, ये एक असामान्य घटना है। ट्रांसपॉन्डर का मतलब है इस जहाजी बेड़े का रिकग्निशन सिस्टम। समंदर में जब ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या फिर कोई वॉरशिप दुश्मन के रडार पर होता है तो अमेरिकी नेवी इसे बंद कर देती है। इसे एमिशन कंट्रोल कहते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक साइलेंस। ये एक मिलिट्री प्रोटोकॉल है जिससे दुश्मन को वॉरशिप या एयरक्राफ्ट कैरियर का पता न चल सके। यानी ये बड़ा सबूत है कि अगले कुछ घंटों में अमेरिका ईरान पर बहुत बड़ा हमला कर सकता है। ट्रंप इस वक्त बेहद गुस्से में हैं। वो भले ही कैबिनेट मीटिंग में मुस्कुराते हुए दिखे हों, लेकिन उनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। वो भले ही अपनी पत्नी मेलेनिया की फिल्म प्रमोट कर रहे हों या उनके टिकट अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बेच रहे हों, लेकिन हर वक्त उनकी टेबल पर ईरान के हमले का प्लान रहता है। वो अपनी टीम के साथ इस पर चर्चा करते रहते हैं और पिछले कई दिनों से ट्रंप की रातें कुछ इसी तरह बीत रही हैं। पेंटागन ने भी ट्रंप को पूरा प्लान दिया है कि आखिर वो ईरान पर कैसे हमला कर सकते हैं। इसमें कई तरह के सुझाव दिए गए हैं। ट्रंप को पेंटागन ने ईरान के खिलाफ कमांडो रेड के जैसे ऑप्शंस भी दिए हैं। पहला प्रस्ताव यह है कि स्पेशल फोर्सेस ईरान के अंदर जाकर न्यूक्लियर साइट्स को नष्ट करें। दूसरा प्रस्ताव, खामेनेई समेत ईरान के टॉप लीडर्स को निपटाया जाए। तीसरा प्रस्ताव, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स और सिक्योरिटी फोर्सेस को खत्म कर दिया जाए। चौथा प्रस्ताव बैलिस्टिक मिसाइल से जुड़ा है। बैलिस्टिक मिसाइल फैक्ट्रीज और एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म किया जाए।
पांचवा प्रस्ताव है ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप जैसे हूती और हिजबुल्लाह के ठिकाने नष्ट किए जाएं। छठा प्रस्ताव इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर बड़ा प्रहार करने का है। सातवां प्रस्ताव ईरान के खिलाफ साइबर अटैक या फिर कोवर्ट ऑपरेशन चलाए जाने का। आठवां प्रस्ताव हमले से पहले यूके, फ्रांस, इजराइल, यूएई, जॉर्डन और सऊदी अरब को बताया जाए। ईरान को लेकर सऊदी अरब के रक्षा मंत्री भी वॉशिंगटन में चर्चा कर रहे हैं। फिलहाल ईरान में कमांडो रेड जैसे ऑप्शंस पर ट्रंप की मोहर नहीं लगी है, लेकिन व्हाइट हाउस में इस वक्त ट्रंप गंभीर चिंतन कर रहे हैं और ये ईरान के लिए इस वक्त सबसे मुश्किल समय है। ये हम क्यों कह रहे हैं, इसे समझने के लिए ये तस्वीरें देखिए। पिछले 12 घंटे में अमेरिकी एयरफोर्स का एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिला। ग्रोलर के साथ रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट कतर के लिए रवाना हो चुके हैं। पश्चिम एशिया के लिए फोर्ट हुड से C-17 की 9 उड़ानें भेजी गई हैं। यानी ईरान के खिलाफ सैन्य ऑपरेशन को हरी झंडी मिलने के संकेत मिलने लगे हैं। अमेरिकी एयरफोर्स की मूवमेंट पर एक्सियोस की रिपोर्ट में एक बड़ा दावा किया गया है। ये ईरान की तरफ अमेरिका का अब तक का सबसे बड़ा मिलिट्री मूवमेंट है। इसे डिटेल में आइए देखते हैं। USS अब्राहम लिंकन बहुत तेजी से ईरान के नजदीक पहुंच रहा है। B-2 न्यूक्लियर बॉम्बर ईरान की तरफ बढ़ रहे हैं। 4 KC-46A पेगासस रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट पश्चिम एशिया के लिए निकल चुके हैं। कई F-35 फाइटर जेट्स भी पश्चिम एशिया की तरफ बढ़ रहे हैं। सऊदी अरब में अमेरिका का थार्ड डिफेंस सिस्टम तैनात हो चुका है। एक C-17 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी रवाना हो चुका है। WC-135R फीनिक्स जेट भी ब्रिटेन में अमेरिकी बेस पर लैंड कर चुका है। पश्चिम एशिया के पास 8 डिस्ट्रॉयर और 1 एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात हैं। 756 वर्टिकल लॉन्च सेल्स से लैस US फ्लीट भी तैनात कर दी गई है। हथियारों की इस तैनाती में थर्ड एयर डिफेंस से हलचल काफी बढ़ गई है। दावा किया जा रहा है कि अगले 36 घंटों में ईरान पर हमला शुरू हो सकता है। ओपन सोर्स इंटेल की तरफ से चौंकाने वाले दावे किए गए हैं। ओपन सोर्स इंटेल के मुताबिक पश्चिम एशिया में थर्ड एयर डिफेंस की डिप्लॉयमेंट बढ़ाई गई है। अमेरिका के 2 कार्गो एयरक्राफ्ट से थर्ड सिस्टम रवाना हो चुके हैं। टेक्सास से C-5M सुपर गैलेक्सी और C-17 ग्लोब मास्टर की मूवमेंट देखने को मिली है। थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम 200 किलोमीटर तक बैलिस्टिक मिसाइलों को तबाह करने में सक्षम है। ये 150 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिसाइलों को रोकने में सक्षम है। थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम 2000 किलोमीटर की दूरी से मिसाइल को ट्रैक कर लेता है। इजराइल, कुवैत, सऊदी अरब में पहले से ही थर्ड बैटरी एक्टिव है। अब ये वीडियो देखिए। अब से कुछ घंटे पहले अमेरिका का डिस्ट्रॉयर इजराइल के पोर्ट इलात पर पहुंच गया। USS डेल्बर्ट D ब्लैक आज शाम को ही इजराइल पहुंचा है। इजराइल की मिलिट्री ने बताया है कि यह पहले से ही प्लान्ड था। ईरान से टेंशन से इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यह सिर्फ महज संयोग नहीं हो सकता। आखिर जब ईरान से टेंशन चरम पर है, तभी ये घातक वॉरशिप वहां क्यों पहुंचा? यानी ईरान के चारों तरफ जो कुछ हो रहा है वो यही संकेत दे रहा है कि इस बार हमला पहले से भी ज्यादा भयावह और विध्वंसक होगा। अगर ट्रंप को ये लग रहा है कि ईरान पर हमले का फुल प्रूफ प्लान बना चुके हैं, तो ईरान भी कम नहीं है। ईरान ने भी युद्ध की विध्वंसक तैयारियां की हैं, जो कि पश्चिम एशिया में शांति के लिए अच्छे संकेत नहीं है। ईरान सिर्फ हथियारों की तैनाती नहीं कर रहा, बल्कि ट्रंप को मुंहतोड़ जवाब भी दे रहा है। देखिए ईरान ने अमेरिका की धमकियों का किस तरह जवाब दिया है। ट्रंप ने धमकी देते हुए कहा कि ईरान के पास अब सिर्फ कुछ घंटे बचे हैं। इस पर खामेनेई की सेना के प्रवक्ता ने जवाब दिया, हमला करके 2 घंटे बाद ट्वीट करोगे तो ये तुम्हारी बड़ी भूल है। ट्रंप ने धमकी दी कि खामेनेई की सत्ता खत्म करके रहेंगे। इस पर ईरान ने जवाब दिया, ट्रंप युद्ध शुरू कर सकते हैं, खत्म हम करेंगे। ट्रंप ने धमकी दी, अगला हमला कहीं ज्यादा भयानक होगा। इस पर ईरान ने जवाब दिया, याद रखना हजारों अमेरिकी सैनिकों की जान खतरे में है। आखिरी शक्तिशाली अमेरिका से डरने के बजाय ईरान उसे मौत की धमकी क्यों दे रहा है? ईरान के इस आत्मविश्वास की वजह क्या है? फिक्र की इस रिपोर्ट में आप भी देखिए। ट्रंप ने धमकी दी है कि ईरान को यूरेनियम संवर्धन रोकना होगा। ईरान का जवाब है, संवर्धन जारी रहेगा। ये परमाणु हथियार के लिए नहीं, बल्कि परमाणु ऊर्जा के लिए है। अमेरिका का कहना है ईरान मिसाइल प्रोडक्शन बंद करे, जबकि ईरान इसके उलट ज्यादा मिसाइलें अपग्रेड कर रहा है। अमेरिका ने कई बार यह भी संकेत दिए हैं कि ईरान को प्रॉक्सी वॉर से दूरी बनानी चाहिए। मतलब ये कि हूती, हिजबुल्लाह और हमास को हथियार भेजना बंद करना चाहिए। ईरान का कहना है
अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा। ईरान पर ट्रंप का टारगेट सेट हो चुका है। वो ईरान की जनता को इस्लामिक शासन के अत्याचार से मुक्ति दिलाना चाहते हैं और इसके लिए बड़ा अटैक प्लान कर रहे हैं। लेकिन सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई दावा करते हैं कि ईरान की जनता उनके साथ है क्योंकि वो गरीबों के मसीहा हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गरीबों के इस मसीहा का बेटा कितना अमीर है? नहीं। तो हम आपको बता दें कि खामेनेई का बेटा इतना अमीर है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसमें दावा किया गया है कि खामेनेई के बेटे मुज्तबा खामेनेई अरबों की संपत्ति के मालिक हैं। उनका कारोबार लंदन से लेकर दुबई और यूरोप तक फैला हुआ है। अगर डोनाल्ड ट्रंप ऐसा सोच रहे हैं कि खामेनेई को सत्ता से हटाकर वो उनके परिवार को 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज कर देंगे तो ये उनकी गलतफहमी है। लंदन में मुज्तबा खामेनेई का $138 मिलियन का एक लग्जरी फ्लैट है। भारतीय रुपयों में इसकी कीमत करीब 12,500 करोड़ रुपए होगी। वहीं दुबई के बेहद पॉश इलाके में खामेनेई के बेटे का एक आलीशान विला है। इसी तरह जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में एक हाई एंड लग्जरी होटल और स्पेन के मालोर्का में भी वो एक शानदार होटल का मालिक है। रिपोर्ट में जिक्र है कि यूके, स्विट्जरलैंड और यूएई के बैंक खातों के जरिए ईरानी तेल की बिक्री से आए पैसों को पश्चिमी बाजारों तक पहुंचाया गया। मुज्तबा खामेनेई के कहने पर बिचौलिए के तौर पर अली अंसारी ने काम किया। फिर उन्हीं पैसों से यूरोप और खाड़ी देशों में महंगी प्रॉपर्टी खरीदी गई। आपको ये भी बता दें कि ईरान के 2 करोड़ 60 लाख लोग यानी देश की लगभग 30% आबादी अत्यंत गरीबी में जीवन गुजार रही है। फिक्र में हमारी अगली खबर की लोकेशन है उत्तर प्रदेश। यूपी में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद बनाम शासन वाले टकराव में आज नया अध्याय शुरू हो गया जिसमें सरकार को चुनौती है। असली और नकली हिंदू वाला सवाल है। इसे आप कालनेमी राउंड 2 भी कह सकते हैं। प्रयागराज माघ मेले से बिना स्नान के विदा होने वाले शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने वाराणसी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लेकिन इसी दौरान उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिससे यूपी में असली और नकली हिंदू वाली लड़ाई का चैप्टर खुल गया। उनके टारगेट पर सीधे सीएम योगी आदित्यनाथ रहे। शंकराचार्य के प्रयागराज से जाने के बाद खबरें ये थीं कि लखनऊ के 2 अधिकारी उनके संपर्क में हैं। ये ऑफिसर उनसे माघ पूर्णिमा पर स्नान की अपील कर रहे हैं। लेकिन शंकराचार्य का हठ योग अभी जारी है। आज काशी से उन्होंने अपने क्रोध का प्रमाण भी दे दिया। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि उनसे शंकराचार्य होने का प्रमाण मांगा गया जो उन्होंने दे दिया। अब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने हिंदू होने के प्रमाण दें और इसके लिए उन्होंने 40 दिन का वक्त दिया है। शंकराचार्य ने कहा कि अगर सीएम योगी असली हिंदू के प्रमाण नहीं दे पाते हैं तो नकली हिंदू और कालनेमी समझा जाएगा। शंकराचार्य ने यूपी में गोमांस का निर्यात बंद करने की भी मांग की। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो मान लेंगे कि सीएम ने सिर्फ दिखावे के लिए गेरुआ वस्त्र धारण किया है। आज शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने योगी सरकार के सामने अपनी डिमांड लिस्ट भी रख दी। पहली डिमांड यह है कि 40 दिन के अंदर गौ माता को राज्य माता घोषित किया जाए। उत्तर प्रदेश में गोमांस का निर्यात रोका जाना चाहिए। अगर 40 दिन बीतने पर ऐसा नहीं हुआ तो 10-11 मार्च को संत समाज के साथ वो लखनऊ कूच करेंगे और अब उनका अगला कदम दिल्ली में नहीं बल्कि लखनऊ में ही तय होगा। शंकराचार्य ने अपने बयान में कालनेमी का भी जिक्र किया। इसीलिए इसे कालनेमी विवाद का राउंड 2 भी बताया जा रहा है क्योंकि कुछ दिन पहले सीएम योगी ने अपने बयान में कालनेमी का जिक्र किया था। उस वक्त ये माना गया था कि सीएम का इशारा शंकराचार्य की ओर था। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए। उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। 10-11 मार्च को हम लखनऊ में संत महंत आचार्य इकट्ठे हों और इकट्ठे होकर के तब तक आपके द्वारा जो कुछ भी प्रदर्शित किया जाए उसके आधार पर आपको हिंदू हृदय सम्राट या फिर गैर हिंदू, अहिंदू, छद्म हिंदू, नकली हिंदू घोषित करें।
हमारा प्रमाण तो उन्होंने मांग लिया, अब उनको प्रमाण देने की जरूरत है कि वो हिंदू हैं कि नहीं। 40 दिन का हमने समय दिया है, अगर 40 दिन में वो ये नहीं कर पाते हैं तो हमको अपने धार्मिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए उनको हिंदू घोषित करना पड़ेगा। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने उस दावे का भी जवाब दिया जिसमें बताया जा रहा था कि प्रयागराज प्रशासन उनसे माफी मांगने को तैयार हो गया है। उन्होंने कहा कि अब माफी और स्नान की बात पीछे रह गई है। माफी मांगने का तरीका होता है, उसके लिए क्षमा याचना करनी पड़ती है। उन्होंने कहा कि माफी मांगने के लिए उन्होंने 11 दिन दिए थे, लेकिन तब ऐसा क्यों नहीं हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि अब बात असली और नकली हिंदू की है। जो नकली हिंदू है उनका पर्दाफाश किया जाना जरूरी है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने यह आरोप लगाया कि देश में जितने हिंदू हैं उनके साथ बड़ा छल हो रहा है और खुद को भगवाधारी सिद्ध करने वाले व्यक्ति ऐसा कर रहे हैं। लेकिन सच यह है कि केवल भगवा पहनने से ही हिंदुत्व सिद्ध नहीं होता है। सुनिए उन्होंने क्या क्या कहा। अब वो बात पीछे छूट गई बंधुओं। स्नान की बात तो अब फिर से मांग जब आएगा, फिर से हम लोग वहां जाएंगे तो शुरू होगी। अब तो सवाल यह है कि नकली हिंदुओं का पर्दाफाश किया जाना है। इस देश के जितने हिंदू हैं उनके साथ बहुत बड़ा छल हो रहा है। वो छल करने वाला कोई दूसरा नहीं है, अपने आप को साधु, अपने आप को योगी, अपने आप को संत, अपने आप को भगवाधारी सिद्ध करने वाले व्यक्ति और उसकी पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। इसलिए इसका पर्दाफाश होना चाहिए। बात यह है कि माफी मांगने का तरीका होता है और माफी ही होती है, क्षमा याचना करनी पड़ती है। वो हमको लालच दे रहे थे कि आप ऐसे नहा लीजिए, आपके ऊपर हम फूल बरसा देंगे, अगले सालों के लिए हम एसओपी बना देंगे, चारों शंकराचार्यों के लिए एसओपी बना देंगे। ये सब बातें उनकी तरफ से आई थी, तो हमने उसको नकार दिया। इस पूरे विवाद पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस का भी बयान आ गया है। अखिलेश शंकराचार्य के मुद्दे पर लगातार बीजेपी के खिलाफ आक्रामक हैं। सुनिए वो अब क्या कह रहे हैं। पूजनीय शंकराचार्य का अपमान, पूजनीय शंकराचार्य के द्वारा जो जो बातें कही गई हैं, सरकार के पास कोई जवाब नहीं है और सरकार जानबूझ करके शंकराचार्य जी का अपमान कर रहे थे। आखिर किस अधिकार से, किस शासन के संविधान के प्रदत्त किस नियम से उनको गंगा मैया का स्नान करने से रोका गया, उनको पालकी में जाने से रोका गया, जबकि रामभद्राचार्य या फिर वो सतवा बाबा तमाम तरीके के लोग कारों से और हाथियों से गए। बाकी शंकराचार्य जी ने जो सवाल पूछे हैं उन सवालों का जवाब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को देना होगा। और फिक्र में अब उन तस्वीरों की बात जो आज उत्तर प्रदेश की सियासत में ट्रेंड कर रही हैं। ऐसा बहुत कम होता है जब एक ही पार्टी के दो बड़े नेता बीच सड़क में एक दूसरे से भिड़ जाएं, लेकिन आज यूपी के महोबा में ऐसा ही हुआ जब योगी सरकार में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और चरखारी से बीजेपी विधायक ब्रजभूषण राजपूत के बीच जमकर बहस हो गई। विधायक ब्रजभूषण ने 40 से 50 गांव के प्रधानों के साथ मिलकर यूपी के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का रास्ता रोक लिया। एक कार्यक्रम से लौट रहे मंत्री के काफिले के आगे गाड़ियां लगाई गईं। इस दौरान काफी हंगामा हुआ। बीजेपी विधायक और ग्राम प्रधान इलाके में विकास कार्यों को लेकर नाराज थे। विधायक ने सड़कों की बदहाली को लेकर नाराजगी जताई। ये कहा कि जल जीवन मिशन के लिए सड़कें तो खोद दी गईं, लेकिन उनकी मरम्मत नहीं हुई, जिससे ग्रामीणों को परेशानी हो रही है। जनता सवाल करती है, मैं इसके लिए क्या जवाब दूं? इसके अलावा विधायक ने यह भी कहा कि पाइपलाइन बिछा दी गई है, लेकिन जनता को पानी की एक बूंद तक नहीं मिल रही। इस बहस के दौरान दोनों के समर्थकों के बीच भी धक्का मुक्की हुई। दोनों नेताओं के सुरक्षाकर्मी भी आपस में उलझ पड़े। महोबा के एसडीएम और विधायक ब्रजभूषण राजपूत के बीच भी कहासुनी हुई। एसडीएम ने विधायक से गाड़ियां हटाने के लिए कहा। नाराज विधायक ने कहा, कोई भी गाड़ी नहीं हटेगी, जब तक मुलाकात नहीं होगी कोई कहीं नहीं जाएगा। बात आगे बढ़ी तो मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने भी जवाब दिया। ये कहा, मैं गांवों में चलने को तैयार हूं, अधिकारी मेरे साथ हैं, अगर कहीं सड़कें खुदी हैं और पानी नहीं मिल रहा है तो अधिकारियों को सस्पेंड कर दूंगा। फिर मंत्री स्वतंत्र देव जब आगे बढ़े तो नाराज लोग नारेबाजी करने लगे।
नेतागिरी नहीं चलेगी के नारे भी लगाए गए, जिसके बाद मंत्री और विधायक कार में बैठकर बातचीत करते दिखे। इस दौरान विधायक ने कहा कि योजना में जमकर लापरवाही हुई है, लेकिन आप लोग कुछ भी नहीं देखते। जमीन पर समस्या बहुत बड़ी है, लेकिन ऑफिसर हमारी सुनते नहीं हैं। विधायक ने मंत्री के सामने विरोध दर्ज कराते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की। पहले आप सुनिए स्वतंत्र देव सिंह और ब्रजभूषण राजपूत में क्या बहस हुई। योजना की सड़कें हैं, नहीं बन नहीं रही ना, 4 साल कोई काम नहीं हो रहा है। जो गांव की शिकायत है जहां पानी नहीं मिल रहा है, उस गांव का नाम बताओ, तुरंत मैं चलता हूँ उस गांव। मैं कार्यक्रम छोड़ के गांव में चलता हूँ। चलो प्रधान जी, आप बैठो, चल रहे हैं। अरे गाँव चलो, चलो मैं 4-5 गाँव में चलता हूँ ना। चलो गाँव चेक करने, चलो मैं देख लेता हूँ कितना है। चलो आओ ना, चलो गाँव में चलोगे ना, चलो ना लेकर चलते। जो गाँव चलना है मैं चल रहा हूँ, 4-5 गाँव चल रहा हूँ, 40 गाँव में चलता हूँ चेक करने। मैं पानी देना है, मेरा काम है, पूरे अधिकारी मेरे साथ है। मैं 40 गाँव में चलूंगा, पानी नहीं मिलेगा तो अभी सस्पेंड करूंगा अधिकारियों को। मैं करो सड़कें खुद ही रहेगी तब भी मैं सस्पेंड कर दूंगा। ये कागज में गांव में चल कर देखता हूँ। मैं छोड़ दिया, क्या लिख रहे, मैं गांव में चलने को तैयार हूँ, मेरा काम है ठीक करना। इस लंबी बहस और कहासुनी के बाद मंत्री स्वतंत्र देव सिंह निकल गए। हालांकि विधायक अपनी मांगों को लेकर अड़े दिखे। ये कहा कि जनता की सेवा करना ही अपना कर्तव्य है, इसी के लिए चाहे किसी मंत्री को रोकना पड़े या फिर अपनी ही सरकार में धरना प्रदर्शन करना पड़े। हालांकि उन्होंने कहा कि अगर किसी को उनका बर्ताव अच्छा नहीं लगा तो वो माफी मांगते हैं। बीजेपी के मंत्री और विधायक के बीच हुई इस कहासुनी पर सियासी विरोधी भी मजे ले रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि मंत्री को बीजेपी के विधायक ने बंधक बना लिया। हमने तो पहले ही कहा था, बीजेपी के डबल इंजन ही नहीं डिब्बे भी आपस में टकरा रहे हैं। साथ ही ये भी लिखा कि ये न सोचा जाए कि ये इन दोनों के बीच की ही लड़ाई है, ये तो केवल सैंपल है। हर विधानसभा क्षेत्र में यही हाल है। मोदी जी की योजना है ये, हर घर नल योजना, ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की योजना है। और मोदी जी की योजना को धरातल पर पहुंचाने के लिए, उसका कार्य पूर्ण कराने के लिए किसी को भी अगर रोकने की जरूरत पड़ेगी, घेराव करने की जरूरत पड़ेगी तो मैं रोकूंगा। गांव में सड़कें खुदी पड़ी हैं, जो पाइपलाइन डाली हैं उनमें लीकेज है, जल भराव है, टंकियां चू रही हैं, ऐसी तमाम समस्याएं हैं जिसको लेकर आज हम लोगों ने मंत्री जी को अवगत कराया। आने वाला समय केन बेतवा जो महोबा, बांदा, ललितपुर, झांसी, चित्रकूट, ये सभी को मैं पानी की कमी नहीं रहने दूंगा। फिक्र में अगली खबर की शुरुआत कुछ सवालों से करते हैं। प्लेन क्रैश में डिप्टी सीएम अजित पवार की मौत के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ सवाल उठ रहे हैं, जिनका एक लाइन में कोई सीधा जवाब तो है नहीं, लेकिन हमारी टीम ने आपके लिए कुछ एक्सक्लूसिव जानकारी भेजी है, जिनके आधार पर भविष्य की तस्वीर काफी हद तक साफ हो सकती है। पहला सवाल, क्या महाराष्ट्र में एनसीपी का विलय होगा? मतलब अजित गुट और शरद पवार गुट क्या एक हो जाएंगे? दूसरा सवाल, क्या शरद पवार बीजेपी वाली महायुति का हिस्सा होंगे, क्योंकि अजित पवार इस गठबंधन में प्रमुख पार्टनर थे? उस स्थिति में इंडिया गठबंधन का क्या होगा? तीसरा सवाल, क्या अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को उनकी जगह डिप्टी सीएम बनाया जाएगा? चौथा सवाल यह है कि क्या अजित पवार के सारे मंत्रालय एनसीपी के खाते में ही रहेंगे या इनमें कोई बदलाव भी संभव है? ऐसे कई सुलगते हुए सवाल हैं जो अजित पवार के गुजर जाने के बाद उठ रहे हैं। दिल्ली की भी इस पर नजर है। आज हम एक एक कर इन सवालों के जवाब देंगे, एनसीपी की पूरी पॉलिटिक्स डिकोड करेंगे। बड़ा सवाल यह है कि अजित पवार के जाने के बाद पार्टी का भविष्य क्या होगा? इसका जवाब शरद गुट के एक नेता राजेश टोपे ने दिया। इसके अलावा अजित पवार के करीबी किरण गुर्जर ने भी सीक्रेट जानकारी शेयर की। इन्हीं के बयानों से लोगों को यह पता चला कि अजित पवार क्या चाहते थे, एनसीपी को लेकर उनका प्लान क्या था। सूत्रों के मुताबिक एनसीपी के दोनों गुटों के विलय को लेकर अजित पवार बड़ा ऐलान करने वाले थे। इसके लिए जिला परिषद के नतीजे आने के बाद मुंबई या पुणे में 8 फरवरी को बड़ी बैठक तय हुई थी। नगर पालिका चुनाव के प्रचार के दौरान अपनी बहन सुप्रिया सुले से उन्होंने इसे लेकर चर्चा भी की थी, जिसकी जानकारी दोनों गुट के बड़े नेताओं को भी दी गई थी। सूत्र बताते हैं कि विलय को लेकर दोनों गुटों में बातचीत अंतिम चरण में चल रही थी। इसी प्लान के तहत जिला परिषद चुनाव में दोनों गुट साथ में आ गए थे और अजित गुट के घड़ी चुनाव चिन्ह पर लड़ने का फैसला हुआ था।
इसे पार्टी के पुनर्मिलन की दिशा में एक बड़ा और निर्णायक कदम माना जा रहा था। आपके मन में यह सवाल होगा कि आखिर अजित पवार विलय के रोड मैप पर क्यों आगे बढ़ रहे थे। असल में नगर पालिका के नतीजे दोनों गुटों के पक्ष में नहीं आए, जिससे वो दुखी थे, खासकर पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ में, जहां दोनों ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। लेकिन बहुमत बीजेपी को मिल गया। इस नतीजे के आधार पर यह माना गया कि शरद गुट के तुरही चिन्ह के साथ लोग नहीं गए, इसलिए पुराने चिन्ह घड़ी को आगे इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन दोनों एनसीपी के विलय का सपना अजित पवार के जीते जी पूरा नहीं हो सका। अब पार्टी के भीतर यह चर्चा तेज हो गई है कि प्रक्रिया आगे कैसे बढ़ेगी, नेतृत्व कौन करेगा, क्योंकि अब तक अजित पवार ब्रिज का काम कर रहे थे। अब उनके नहीं रहने से विलय पर सस्पेंस बनता हुआ दिख रहा है। सूत्र ये बता रहे हैं कि एनसीपी का एक धड़ा विलय के साथ है, जबकि दूसरा इसके खिलाफ है। विलय का समर्थन करने वालों में राजेश टोपे और अनिल देशमुख जैसे नेताओं के साथ अजित के कट्टर समर्थक किरण गुर्जर शामिल हैं, जबकि विरोध करने वालों में छगन भुजबल, सुनील तटकरे, धनंजय मुंडे और प्रफुल्ल पटेल जैसे कद्दावर नेता हैं। इनका मानना है कि विलय पर तुरंत फैसला नहीं लेना चाहिए। अब सवाल यह है कि जब अजित पवार खुद मिलन के पक्ष में थे, कुछ बड़े नेताओं को इसकी जानकारी भी थी, तो फिर अब विरोध क्यों हो रहा है? हमारे संवाददाता जयप्रकाश सिंह ने पार्टी सूत्रों से इसका भी पता लगाया। सूत्र ये बता रहे हैं कि विलय के खिलाफ खड़े नेताओं को यह डर है कि अगर शरद पवार की टीम आ गई तो उनकी पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी। शरद पवार खुद सबसे वरिष्ठ हैं, उनकी बेटी सुप्रिया सुले खुद सांसद हैं। इनके अलावा जयंत पाटिल और राजेश टोपे जैसे बड़े कद के नेता मौजूद हैं। इनके आगे धनंजय मुंडे और सुनील तटकरे जैसे नेताओं का कद कम हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक एक चर्चा ये भी है कि अगर विलय हुआ तो सुप्रिया सुले राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकती हैं, जो छगन भुजबल और प्रफुल्ल पटेल जैसे नेताओं को असहज कर सकता है। ऐसी चर्चा है कि अगर विलय नहीं हुआ तो उस स्थिति में प्रफुल्ल पटेल अजित पवार वाली एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के दावेदारों में सबसे आगे हैं। हालांकि ये सब अभी सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है। अंतिम फैसला अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को ही लेना है। विलय में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होने वाली है। अजित दादा की ये दिल से इच्छा थी कि दोनों पार्टी इकट्ठा आना चाहिए, और इस प्रकार की उनके साथ में काफ़ी हमारी चर्चा भी हुई थी, हमारे नेताओं की और हमारी सबकी, और दिल से चाहते थे कि जल्द से जल्द दोनों पार्टी इकट्ठा आना चाहिए। वो हिसाब से जो उनकी अंतिम इच्छा थी, वो अंतिम इच्छा पूरी होना चाहिए, ऐसा सबको लगता है। अजित दादा की अंतिम इच्छा थी कि सब एक हो जाए, और हम ही चाहते कि दादा की अंतिम इच्छा अगर अपने को जो पूरी करनी है तो एक होना चाहिए। लगभग मर्जर का डिसीजन हो चुका था, अजित दादा के सामने ही हो चुका था, लास्ट मीटिंग्स भी हो चुकी थी। अभी हम तुतारी के ऊपर बहुत कम जगह लड़ रहे हैं, इसलिए ज़्यादातर घड़ी पे ही हम लड़े हैं। तो ये उनके सभी लोगों के मान्यता से ये सब कुछ हुआ था। सब कुछ सिर्फ अनाउंसमेंट बाकी था, जो जिला परिषद के चुनाव के बाद हो सकता था। देखिए, मर्जर की बातें तो कई दिन से चल रही थी, और 3-4 महीने में इसकी बातें अजय दादा और सभी नेताओं के साथ हुई भी थी, और उसमें करीब ये तय हो गया कि मर्जर करना है। अब शरद पवार किस ओर रहेंगे? क्या वो महायुति की तरफ जाएंगे या इंडिया गठबंधन में बने रहेंगे? इसका पता तब चलेगा जब विलय पर आखिरी मोहर लगेगी। उस सूरत में पार्टी का फैसला क्या होगा? तब हमें इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा कि राजनीति के चाणक्य क्या करेंगे। इन संभावनाओं के बाद अब हम आपको तीसरे सवाल का जवाब देते हैं। क्या सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम बनेंगी? आज इस मुद्दे पर एनसीपी के बड़े नेताओं ने सीएम देवेंद्र फडणवीस से बात की। प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, सुनील तटकरे और धनंजय मुंडे सीएम आवास पर पहुंचे। सबने एक सुर में ये मांग रखी कि सुनेत्रा पवार को उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। सूत्रों के मुताबिक पार्टी इस प्रस्ताव पर एकमत है कि सुनेत्रा पवार को ही डिप्टी सीएम का पद मिले। कार्यकर्ता भी चाहते हैं कि अजित पवार की जगह उनकी पत्नी को ही ये स्थान मिलना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक पवार परिवार के सलाहकार के साथ मीटिंग के बाद सुनेत्रा पवार उप मुख्यमंत्री पद के लिए तैयार हैं। ये मीटिंग बारामती में हुई, जिसमें सुनेत्रा पवार और उनके दोनों बेटे पार्थ और जय पवार मौजूद थे। सुनेत्रा पवार के नाम की घोषणा कल होने की संभावना है। अगर वो बारामती से मुंबई आती हैं तो कल ही उन्हें विधायक दल का नेता चुना जा सकता है, और कल शाम 6 बजे तक उनका शपथ ग्रहण भी मुमकिन है। अगर ऐसा हुआ तो वो महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री होंगी।
एक सवाल ये भी है कि अजित पवार के पास 5 मंत्रालय थे, क्या अब भी ये विभाग उन्हीं की पार्टी के पास रहेंगे या किसी फेरबदल की संभावना है? डिप्टी सीएम रहे अजित पवार के पास वित्त मंत्रालय और योजना विभाग के साथ उत्पाद विभाग भी था। इनके अलावा खेल, युवा और अल्पसंख्यक विकास विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी था। एनसीपी की पूरी कोशिश है कि ये सभी पोर्टफोलियो पार्टी के पास ही रहें। सूत्रों के मुताबिक ये विभाग किसे सौंपे जाएं, इसके लिए पार्टी की तरफ से सीएम को प्रस्ताव सौंपा जाएगा। सूत्र ये बता रहे हैं कि 27 फरवरी से पहले सारे फैसले ले लिए जाएंगे। 27 फरवरी से महाराष्ट्र का बजट सत्र है। अजित पवार डिप्टी सीएम के साथ वित्त मंत्री भी थे और उन्हें ही बजट पेश करना था। अगर तब तक विभाग का फैसला नहीं हो पाया तो सीएम बजट पेश करेंगे, लेकिन एनसीपी नेताओं के बयान से ये संकेत मिल रहे हैं कि फैसला हो जाएगा। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा है कि परिवार जो भी फैसला लेगा वो उसके साथ खड़े रहेंगे। कोई भी निर्णय जो होगा ये निर्णय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी लेगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो निर्णय लेगी हम उसके साथ खड़े रहेंगे, चाहे वो अजित पवार जी का परिवार हो या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हो। इनके साथ पूरी ताकत के साथ सरकार के रूप में और भारतीय जनता पार्टी के रूप में हम खड़े। आज जो सब जगह चर्चा चालू है कि मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम कौन बनेगा, ये कौन बनेगा, ये वक्त नहीं है, उचित नहीं, वक्त नहीं है। इसके बारे में सब माननीय शरद पवार साहब, हमारी बहनी सुनीत्रा बहनी, बेटे पार्थ पवार, जय पवार, उनके बाकी परिवार के लोग इकट्ठा बैठेंगे कुछ दिन के बाद में। अभी सुनीत्रा पवार जी को मिले, हम बात करें, रिक्वेस्ट करें, उसके बाद मैं आपको कुछ बोलूं तो अच्छा रहेगा। और इसीलिए हमारी मैंने कहा ना कि जन भावना और हमारी भावना ये दोनों जोड़ेंगे तो आपको सेम मिलेगी। टेंटेटिवली जो है कल हो सकता है क्या सब शपथ विधि से लेकर सारी चीजें, तो मुख्यमंत्री ने कहा कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है। पार्टी का अंदर जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि सुमित्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाना चाहिए। नहीं, वो पार्टी की बात है, मैं खाली एंटायर फैमिली के बारे में बोल रहा हूँ। उसकी घड़ी में कई लोग कह रहे हैं कि उनकी पत्नी को उनका स्थान ले लेना चाहिए। अभी ये पॉलिटिक्स का मैं कैसे पता नहीं, मिलना तो चाहिए, 100% मिलना है, क्यों नहीं मिलना चाहिए। एनसीपी की रणनीति और सरकार में आगे की भूमिका पर बड़े नेता लगातार मंथन कर रहे हैं। कल दोपहर 2 बजे पार्टी के विधायक दल की बैठक है। पार्टी ने चिट्ठी लिखकर विधानमंडल के सचिव को इसकी जानकारी दी है। हमारे संवाददाता जयप्रकाश सिंह को पार्टी सूत्रों से पता चला है कि अजित पवार की सीट बारामती से उनके बेटे पार्थ पवार को चुनाव में उतारा जा सकता है। देवेंद्र फडणवीस की कैबिनेट में भी उनकी भूमिका हो सकती है, जबकि उनके दूसरे बेटे जय अभी राजनीति में नए हैं, इसीलिए उन्हें अभी नहीं बल्कि भविष्य में आगे बढ़ाया जा सकता है। आमतौर पर घर में किसी की मृत्यु पर पवार परिवार में 13 दिन का शोक रहता है। इस दौरान कोई राजनीतिक कार्यक्रम या बयानबाजी नहीं होती। हालांकि इस बार परिस्थिति थोड़ी अलग है, क्योंकि जिला परिषद का चुनाव है। संभव है कि इस चुनाव को लेकर कोई बयान जारी हो या कोई रणनीति भी बनाई जाए। अब बात करते हैं पाकिस्तान की, जो दिवालिया होने के कगार पर है। इसी दिवालियेपन से बचने के लिए वहां के व्यापारी गिड़गिड़ा रहे हैं। अपनी सरकार से भारत EU जैसी महाडील करने के लिए रो रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जल्दी करो वरना बर्बाद हो जाएंगे। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ उनके दर्द से बेफिक्र हैं। उल्टे जनता को ही भीख मांगने के नए तरीके सिखा रहे हैं। उनको बता रहे हैं कि अगर किसी अमीर देश से कर्ज लेना हो तो आपको उसके सामने कैसे पेश आना होगा, कर्ज मांगने के लिए बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए। वो ये ज्ञान दे रहे हैं, ये बता रहे हैं, मैं और फील्ड मार्शल हमेशा सिर झुकाकर रखते हैं। कर्ज लेने के लिए सिर हमेशा झुका होना ही चाहिए। हम सिर झुकाकर रखते हैं तो मित्र देश मदद करते हैं। कई बार इस मदद की भारी कीमत भी चुकानी पड़ती है। ना चाहते हुए भी मददगार देशों की ख्वाहिशें पूरी करनी पड़ती हैं। पाकिस्तान के लिए 1.2 अरब डॉलर यानी कि भारतीय मुद्रा में 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की नई किस्त मंजूर की है। IMF ने यह मदद तब की है जब पाकिस्तान की आर्थिक हालत खस्ता है। इसके साथ ही पाकिस्तान का कुल सार्वजनिक कर्ज 71 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए से बढ़कर 81 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए तक पहुंच चुका है। यानी पाकिस्तान का कर्ज वहां की GDP के 70% के पार पहुंच चुका है। अब पैदा होते ही हर पाकिस्तानी बच्चे पर 3.5 लाख पाकिस्तानी रुपए का कर्ज पहले से चढ़ा होगा।
भारत के इस कदम से यूरोपीय बाजारों में पाकिस्तान की रही सही पकड़ भी ढीली पड़ जाएगी। यूरोपीय देशों में पाकिस्तान का निर्यात चौपट हो जाएगा। पाकिस्तान के व्यापारी देश में छाई मंदी और भारत की चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को भी ऐसी ही बड़ी डील करनी होगी, वरना बर्बाद हो जाएंगे।